अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसी मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। नया दिन है, नई सुबह है और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। जनाब पाकिस्तान में ना प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त एक दिलचस्प अमल है। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का सोचते हैं ना तो आपके जहन में बेशुमार क्वेश्चंस आते हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ ख़रीदी जाए, कितनी सरमायाकारी करें और किससे रहनुमाई लें, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी ख़रीदना एक बहुत बड़ा टास्क बनता जा रहा है। क्योंकि अक्सर इंसान इस बारे में आगाह नहीं होता कि कौन सी जगह का क्या रेट चल रहा है, ख़रीदारी का सही तरीक़ाकार क्या है और प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है, एक ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने कॉमर्स की दुनिया में अपनी ज़बरदस्त खिदमात के ज़रिए अपना एक नाम और मकाम पैदा किया है। 2005 से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और मुख्तलिफ इदारों को हेड करते हुए मुतअद्दिद बड़े मंसूबों के यूनिट्स को भी फ़रोख्त किया है। मज़ीद उनकी ज़बरदस्त, बेहतरीन और काबिल तहसीन खिदमात को जानते हैं और मुल्की मौशी हालात में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त समेत किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जो हमने उनसे जाने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन स्टूडियो में ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स हैं चौधरी लाइक इफ्तिखार साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपको लाइक साहब वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्रिया, ठीक ठाक है। लाइक साहब आप काफ़ी अरसे से रियल स्टेट के सेक्टर में मौजूद हैं और आपको पता होगा कि कितना अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं इसमें, लेकिन ज़मीन.com के साथ जब से आप जुड़े हैं तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, वो हमारे साथ सबसे पहले शेयर कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज बेसिकली देयर क्लाइंट इन 2009। आई वाज द फर्स्ट डेवलपर स्प्रिंग्स अपार्टमेंट होम इन इस्लामाबाद। जब ज़मीन के ऊपर हमने काम शुरू किया तो जो रिजल्ट आया, जो क्लाइंटेज आए लोकल और इंटरनेशनल, दैट वाज समथिंग फैंटास्टिक। अ वेरी गुड क्लाइंटेज, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द वर्टिकल प्रॉपर्टी। उस वक्त इतना वर्टिकल प्रॉपर्टीज का लाहौर में तो रिवाज नहीं था, लेकिन इस्लामाबाद था। अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइक 7-8 years द थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। जैसे हमारा बेसिकली स्लोगन है, हर पता हमें पता है। तो कोई भी बंदा जब प्रॉपर्टी में परचेज करना चाहता है पाकिस्तान में भी और एक्सपेक्ट, सबसे पहले वो मोस्ट प्रॉब्ली ज़मीन.com की वेबसाइट को क्लिक करता है, बिकॉज उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो वो जानना चाहता है, जो अपना होमवर्क करना चाहता है, उसे एक वेबसाइट पे मिल जाती है। वरना उसको गैदर करने के लिए उसे वेरियस लोकेशन पे जाके काफ़ी लोगों को मिलना पड़ता था। अब उसी वेबसाइट से वो 2 से 3 घंटे का होमवर्क करके अपना पूरा प्लान कर लेता है, मैंने क्या चीज़ लेनी है, इसकी रेंज क्या है, इसकी प्राइस रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ताकि उसको कुछ डॉज ना कर सके। मतलब वो एक ही प्लेटफॉर्म में आपको हर चीज़ मिल जाती है, जहाँ पे आपको पहले देखना पड़ता था, किसी से मशवरा लेना पड़ता था, किसी से पूछना पड़ता था क्या प्रॉपर्टी रेट चल रहे हैं, कहाँ पर हमें खरीदनी चाहिए, कहाँ पर प्लॉट लेना चाहिए। तो अब आपको हर चीज़ जो है वो एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म में ज़मीन.com पर आपको मिल जाएगी एक। तो ये बताइए कि जिस तरह के आजकल मुल्क के हालात हमारे सामने हैं लाइक साहब के, मौशी सूरत हाल भी और बहुत सारे बहरानों का शिकार हैं हम इस वक्त, तो इस हालात में प्रॉपर्टी ख़रीदना या उसका जो रेट्स हैं या उसका जो कह लें कि फ़रोग है, उसके लिए क्या करना चाहिए और लोग आ रहे हैं ख़रीदारी के लिए? जी, हालात को देखा जाए तो जब से पाकिस्तान बना है फ्रॉम द लास्ट 75 years यही है कि नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। अब आप कोविड का वक्त देखें, उसके पहले 2008 का एक फाइनेंशियल क्रंच आया था, उसके बाद रियल एस्टेट हैज़ गॉन क्वाइट हाई। अभी कोविड में भी प्राइसेस काफ़ी डाउन थी, लेकिन कोविड के फौरन बाद what we have seen कि there is a nearly 50% to 75% capital gain in the real estate। अभी जो लोग कहते हैं जी हालात बहुत खराब है, जब हालात खराब हो that is the best time to basically invest into the real estate। लोगों ने डॉलर में पैसे लगाए, 200 से डॉलर 300 आ गया, 50% गेन ले लिया। गोल्ड में बाइंग की 120 130 पे, वो 200 प्लस हो गया। अभी रियल एस्टेट के अंदर वो जो एक एडजस्टमेंट थी, जो डॉलर से 200 300 पे गया है, रियल एस्टेट में भी 50 to 75% कैपिटल गेन आना चाहिए। अभी आया है 25 to 30%। अभी बड़ा रूम मौजूद है जो मोस्ट प्रोबेबली 2023 में कवर हो जाएगा। लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में लोग बाइंग नहीं कर रहे। इस वक्त गुलबर्ग का इलाका जो CBD एरियाज है, जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, पहले लाहौर वर्टिकल नहीं था। अब लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ज़मीन.com ने 2015 ऑनवर्ड सेल शुरू की, अब वर्टिकल आप देखें कि लाइक शेख ज़ैद रोड, आपकी गुलबर्ग मेन वार्ड और बाकी एरियाज में बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, होटल्स आ रहे हैं, 5 स्टार चेन्स आ रही हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ रही हैं। तो इस वक्त जो प्लॉट्स हैं बेसिकली आप कह सकती हैं फेज़ 9 फेज़ 10 DHA जहां भी डेवलपमेंट हो रही है, अभी घर नहीं बने, वहां थोड़ी बहुत डिप जरूर आई है। लेकिन अगर आप गुलबर्ग के एरिया देखें, बाकी CBD एरिया देखें, जोहो टाउन देखें, फैसल टाउन, एवरीवेयर राइवन रोड, तो जहां प्रोजेक्ट बन रहे हैं, क्योंकि अब आपकी डॉलर बढ़ने के बाद आपका स्टील महंगा हुआ है,
स्टील के अलावा सीमेंट और बाकी जो अदर रिलेटेड आपके फिनिशिंग मटेरियल हैं, जिसके अंदर आपकी टाइल्स लगनी है, आपकी लिफ्ट्स लगनी है, आपका इलेक्ट्रिक में, वो सब के अंदर 40 to 50% प्राइसेस बढ़ी हैं। उस प्राइस की वजह से जो वर्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन हो रही है, उन सब प्रॉपर्टीज के अंदर तकरीबन व्हाट वी हैव सीन कि पिछले एक साल के अंदर कुछ 30 to 40% प्राइसेस बढ़ गई हैं। और आगे भी अब जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का सुपर जारी है, वी विल सी, हम लोग ये फोकस करें कि 2023 में नॉर्मली 25 to 40%, 50% तक और कैपिटल गेन्स लोगों को मिलेगा जिन्होंने प्रॉपर्टी बाई की। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि अब वर्टिकल बिल्डिंग्स ज़्यादा बन रही हैं, तो इनका फ़ायदा क्या है, हमारे देखने वालों को भी बता दें। वर्टिकल के जी बेनिफिट देखें, दुनिया जहां में यही होता है कि आपका जब हॉरिजॉन्टल लैंड महंगा क्योंकि होता है, लाहौर में ये अब स्टार्ट हुआ है हाँ ना जी, वर्टिकल 4-5 साल पहले, बिल्डिंग्स वरना आपके करना, कराची और इस्लामाबाद तो पहले वहाँ ही पर था। उसमें देखिए जी वर्टिकल में ये देखा जाता है कि जब भी आपका हॉरिजॉन्टल लैंड महंगा होता हाँ है, जी। सीबीडी एरियाज के अंदर लोग फिर वर्टिकल पे जाते हैं। वर्टिकल का बेनिफिट ये, यू गेट ऑल द फैसिलिटीज अंडर वन रूफ। यू हैव योर लाइक क्लब, जिम, सिनेमा, सवाना, स्विमिंग पूल, जिम, सिक्योरिटी, बेसमेंट पार्किंग, ऑल अंडर यानी वन अम्ब्रेला। उसका बेनिफिट ये है कि आप अगर अपना घर बनाते हैं, उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हाँ हैं, जी। उसके अंदर आप बाकी सर्विसेज बनाना चाहते हैं, तो वो सारी सर्विसेज के लिए आपने जाना है। अगर क्लब आपने यूज करना है, जिम यूज करना है, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू चेंज योर क्लोथ्स एट योर होम, देन यू हैव टू गो बैक टू दैट लोकेशन। लेकिन आपकी अगर अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग है, आप आए, आपने अपनी गाड़ी पार्क की, आपने चेंज किया, आपने जिम यूज किया, आपने स्विमिंग यूज किया, आपने सिनेमा में जाके बच्चों के साथ मूवी देख ली, तो यू हैव दैट लाइफस्टाइल। द पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड, जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो वो वही लाइफस्टाइल पाकिस्तान में ढूंढते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में वर्टिकल बिल्डिंग्स के अंदर आप कह सकते हैं कि जो क्वालिटी दी जा रही है और जो एमिनिटीज दी जा रही हैं, क्योंकि पहले कभी नहीं दी गई थी, हाँ जी। और इस वक्त इसलिए उसके ऊपर बायस का रुझान बहुत ज्यादा है। एक्सपर्ट्स तो ले ही रहे हैं, लेकिन लाहौर के लोग और लाहौर की आप कह सकते हैं कि पंजाब के लोग, जिसमें मुल्तान, डीजी खान, भावलपुर का सारा इलाका आता है, गुजरावाला है, सियालकोट है, उन सब की ख्वाहिश होती है कि लाहौर क्योंकि पाकिस्तान का दिल है एंड इट्स द कैपिटल ऑफ पंजाब, कि हमारा लाहौर में कोई ना कोई अपना अपार्टमेंट जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज आगे ये एक बड़ा अच्छा जाना माना शहर लाहौर है और यहाँ पे सब कोई आकर रहना चाहता है। मेट्रोपॉलिटन इसको कह सकते हैं आपकी, यहाँ पे हर कोई आ रहा है। अच्छा, दूसरा आगे लाइक साहब इलेक्शन भी आने वाले हैं, उसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है, तो क्या लगता है आपको कि इसकी जो मार्केट है, खास करके प्रॉपर्टी की मार्केट है, ये मुस्तहकम हो पाएगी, बैलेंस हो पाएगी? देखिए अभी देखा जाए तो 2-3 चीजें जिसकी वजह से लोग थोड़े से अपने डिसीजन नहीं कर पाते, कंफ्यूज्ड भी है ना उस वजह से। हाँ, एक तो आपका कह सकते हैं फाइनेंशियल क्रंच ग्लोबली। अब यूके की कंडीशन देखें, वहां मॉर्गेज रेट्स पर बहुत बढ़ गए हैं, लोगों की परचेसिंग पावर वो नहीं रही, इन्फ्लेशन इज अ हाइपर इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड। लाहौर में या पाकिस्तान में आप देखें एक और चीज एडिशन है, दैट इज पॉलिटिकल अनरेस्ट। लोगों को समझ नहीं आ रहा कौन सी पार्टी आएगी, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, आईएमएफ से लोन क्या बनेगा, फर्दर फ्रेंड्स एंड फैमिली के लोन्स क्या बनेगा, और आगे एक्सपोर्ट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्या बनेगा। लेकिन अभी इलेक्शन की डेट आने के बाद लोगों के अंदर एक सर्टेनिटी आती है कि अब एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी जो पाकिस्तान के आगे फ्यूचर का सोचेगी और उसको लेके चलेगी, तो डेफिनेटली उसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। और रियल एस्टेट में लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ेगा, और जो लोग अपना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो लोकल बायर्स हैं, दे विल स्टार्ट मेकिंग देयर डिसीजन। हम लोग नॉर्मली हर महीने में डिफरेंट 4-स्टार होटल, 5-स्टार होटल्स में गेट टुगेदर्स करते हैं, हाईटीज करते हैं, और लोगों को अंडर वन रूफ बेसिकली ब्रीफ करते हैं प्रॉपर्टीज। व्हाट वी हैव सीन के पिछले 2-2.5 महीने से लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज होता जा रहा है, एंड द पीपल दे आर गिविंग द टोकन, दे आर गिविंग द पार्शियल डाउन पेमेंट्स एंड दे आर लॉकिंग द प्रॉपर्टीज। और अभी तक काफी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि पिछले 3 से 6 महीने में इस अनसर्टेनिटी में 100% पैक हो गई, वी हैव सोल्ड आउट। वाह जी वाह। लेकिन डॉलर का रेट जिस तरह ऊपर जाता जा रहा है दिन ब दिन, और उसकी वजह से हमारी जो मौशी हालात हैं वो भी ख़राब होते जा रहे हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस मार्केट को किस हद तक मुतासिर किया है डॉलर के रेट? देखिए डॉलर के रेट में डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट था हार्ड कैश में, कि कैश इन हैंड हो। जब इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है, लोगों ने डॉलर बहुत ज्यादा बाय किया। अब उसमें एक देखिए, जब व्हेनेवर देयर इज अ ग्राफ ऑफ गेन, एक मैक्सिमम लिमिट होती है। 200 से 300 का इज अ 50% जंप। अब इसके अंदर आगे रूम नहीं है, मे भी 10-20 रुपए ऊपर जाके फिर एक एडजस्टमेंट आए, जैसे आपकी नई गवर्नमेंट आएगी, आपकी स्टेबिलिटी आएगी, आपके लोन्स बार से सैंक्शंस होंगे, तो ये 20-30 रुपए नीचे आना चाहिए, 250 to 275 के रेंज में। सेम इज द केस विद द गोल्ड। गोल्ड भी अपने अपर लेवल को टच करके इस वक्त ग्लोबली भी नीचे आ रहा है, और पाकिस्तान में प्राइसेस नीचे आ रही। तो द पीपल रादर देन आज के स्टॉक एक्सचेंज वाले की तरफ नहीं जाते क्योंकि अनसर्टेनिटी, दे ऑलवेज गो फॉर द इन्वेस्टमेंट व्हिच दे फील सेफ, एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वेयर द पीपल फील सेफ इज द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो बट वी फील कि अब ये पैसा गोल्ड से निकलेगा, डॉलर से निकलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से निकलेगा जो कि फॉरेन एक्सचेंज में हुआ है, और ये वापस रियल एस्टेट में आएगा।
अच्छा, दूसरा जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी बता दें लाइक साहब कि लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है आजकल के दौर में तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ऑन ग्राउंड प्लॉट्स पे करनी चाहिए, हाई राइज बिल्डिंग्स पे करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए? देखिए जी, मैं आपकी बात बताऊं, जब भी कोई बंदा बाइंग करता है आजकल लोगों का टेक होम इतना ज्यादा नहीं है। व्हेनेवर द फैमिली स्प्लिट्स, दे आर लिविंग इन वन हाउस इन अ वॉल सिटी, तो जब बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादियां होती हैं, तो वो अपनी अलग अलग घर बनाते हैं, अपने लिए प्लान करते हैं कि हम अपनी नई लाइफ शुरू करें अपने नए घर में जाके। तो इस वक्त प्लॉट्स परचेज करना तो लोगों की रेंज से निकल चुका है फ्रॉम द सैलरी। एक 5 बंदे के घर 2 से 2.5 करोड़ रुपए का आता है, जो कि एक सैलरी बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। सो द व्हाट वी डू, वी ऑलवेज कम विद द पेमेंट प्लान्स ऑफ लाइक 5 to 10 years। यू जस्ट पे द डाउन पेमेंट लाइक 20 to 30% डाउन पेमेंट देते हैं और आपका 5 to 10 years का प्लान बन जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारा इस तरह जैसे आइकॉन ग्रुप है, फिर जिनास केयर है, शौकत खानम के बिल्कुल साथ ये लोकेशंस हैं, इसमें हमने जो पेमेंट प्लान्स दिए हैं वो 5 to 10 years के दिए हुए हैं। अच्छा। जबकि पोजेशन 3 to 5 years में, यानी यू विल गेट द पोजेशन एंड यू विल मेक द पेमेंट आफ्टर गेटिंग द पोजेशन। तो ये लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाता है। इंस्टॉलमेंट कमिंग फ्रॉम लाइक 20,000, 50,000, 70,000, इट्स डिपेंडिंग ऑन द बजट कि बंदा क्या अफोर्ड कर सकता है। तो इस वक्त वर्टिकल के अंदर डेफिनेटली आप अपना घर बनाते हैं, प्लॉट लेते हैं, आप आज एक टाइल लेने गए हैं, आज सीमेंट ले रहे हैं, स्टील ले रहे हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल द प्राइस। इन द केस ऑफ द वर्टिकल आपको पता है ये प्राइस मैंने इतनी पे करनी है, ये मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ये मेरी इंस्टॉलमेंट है और ये मैंने इस तरीके से पे करनी, तो आप अपना बजट प्लान कर लेते हैं। जबकि खुद बनाते हुए बंदे के अंदर वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ हाइपर इन्फ्लेशन। और वर्टिकल के अंदर वो जैसे आपको बताया दैट वी हैव अ बिग वैरायटी, हमारे पास डीएचए में प्रोजेक्ट्स हैं, कैंटोनमेंट में हैं, गुलबर्ग में टोटल हैं। कितने प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त आप लोगों के पास? 200 प्लस प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर पाकिस्तान और इन लाहौर विद 40 to 50 प्रोजेक्ट्स। लोगों की रेंज के हिसाब से दे वांट अ स्टूडियो, दे वांट 1 bedroom, 2 bedroom, दे वांट द पेंट हाउसेस, they want a longer payment plan. So basically rather than going to the bank because Skybor is now quite high, it's 20 plus Skybor, financing 24-25% पे हो रही है, तो हम बिल्डर से ही कहते हैं कि आप अपने प्रॉफिट के अंदर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके लोगों को लॉन्ग पेमेंट प्लान दे दें। आप कह सकते हैं प्री अप्रूव्ड फाइनेंसिंग उसमें होती है, which is very easy for the people to pay। लेकिन लाइक साहब हमारे यहाँ पे जिस तरह हमने पहले बात की कि हाई राइज्ड बिल्डिंग, यहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट अब आया है 4-5 साल पहले। उससे पहले घर बनाए जाते थे डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी और वहीं पे लोग रह रहे होते थे। तो जब आप लोग के पास कस्टमर्स आते हैं तो किस तरह आप लोग की टीम उन्हें इंश्योर करती है कि वो लोग खरीदें, या किस तरह उनको कन्विंस किया जाता है इसके लिए? आई टेल यू वन थिंग, देखिए नॉर्मली पहले होता था रियल एस्टेट में अक्सर वो लोग जिनसे होता था बच्चा मैट्रिक में फेल हुआ है तो कहते हैं जाओ आप रियल एस्टेट की शॉप पे बैठ जाओ। बड़े कम पढ़े लिखे लोग आते थे, बड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं हमारे पास ही माशाल्लाह 5000 प्लस स्टाफ है। ये मोस्ट ऑफ देम आर ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होल्डर्स। हम उनको 60 to 90 डेज की पहले रियल एस्टेट की प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद पूरा प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केट नॉलेज लेने के बाद देन दे आर नाउ एबल टू हैंडल द क्लाइंट्स एंड दे ब्रीफ देम कि आप ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, व्हाई जमीन, what are the best projects, what are the payment plans, और उसके हिसाब से लोगों को गाइड यही किया जाता है। देखिए वर्टिकल क्योंकि लाहौर पहले नहीं था, इस्लामाबाद और कराची था। वर्टिकल की जो बेनिफिट्स हैं, एक तो आपका पेमेंट प्लान, एक आपकी एमिनिटी जैसे मैंने पहले बताया, क्लब, जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, स्वाना, सिक्योरिटी। आज का सिक्योरिटी बहुत बड़ा मेजर इशू है। देन यू हैव अ पावर बैकअप, इफ यू डोंट हैव द लाइट, देयर इज अ लोड शेडिंग, यू हैव अ पावर बैकअप जनरेटर्स एज वेल। तो ये आजकल लोग कंफर्ट चाहते हैं, इजीनेस चाहते हैं। और वर्टिकल की तरफ अभी हालात ऐसे हैं कि अगर आप एक घर खरीदते हैं सपोज 12 से 14 करोड़ रुपए का डीएचए फेज 6 में, रेंट आपको 3 से 4 लाख मिलेगा, विच इज 2.5 to 3%। इन द केस ऑफ द रियल एस्टेट वट एवर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, जैसे स्केयर 1 है MM आलम रोड पे, ज़मीन.com ने वो बेचा, फिर देयर इज अ गोल्ड क्रेस्ट, देन डीएचए राया, देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स which were basically sold by Zameen and they have been delivered now and people are getting excellent rental returns between 8 to 10% of their investment। कैपिटल गेन्स भी नियरली लोगों को 50 to 100% मिले हैं 3 से 4 सालों में। तो पीपल आर वेरी हैप्पी बिकॉज एक होती है कमिटमेंट, एक होती है जब डिलीवरी हो जाए और लोग देखते हैं व्हाटएवर दे हैव कमिटेड दे हैव डिलीवर्ड बेटर देन दैट, तो लोगों का एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस है, पीपल ट्रस्ट अस कि जिन्होंने जो कहा था उससे बेहतर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रॉपर वेट करते हैं। कभी भी जब कोई डेवलपमेंट वर्टिकल लेके आते हैं, सबसे पहले हम उसकी लैंड की प्रॉपर चेकिंग होती है, हमारा ड्यू डिलिजेंस होती है, वी हैव अ लीगल डिपार्टमेंट जो उसके बाद उसकी अप्रूवल्स है, लाइक लेस्को है, आपका लाइक आपको जैसे वाबड़ा है, फिर आपका लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अलावा ईपा टीपा, सारी की सारी अप्रूवल चेक करने के बाद फिर उसको लॉन्च किया जाता है। उसके अलावा आपकी क्रेडिबिलिटी देखी जाती है डेवलपर की कि क्या उसके पास इतने मसल्स हैं कि क्या वो उसको डिलीवर कर सकेगा, उसका पास एक्सपीरियंस क्या है, उसकी टीम क्या है। और थ्रू आउट क्वालिटी चेक हम लोग रखते हैं। जब उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कैसा मटेरियल यूज हो रहा है,
कंस्ट्रक्शन की पेस क्या है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर कैसा बनना है, फिनिशिंग में क्या चीजें यूज हो रही हैं। हमारे पास बेकायदा पूरी टीम है जो वीकली साइट पे जाके चेकअप करती है और हम उसके मंथली एक किस्म के जो होते हैं कंस्ट्रक्शन के अपडेट्स बना के उसको फेसबुक वगैरह पे भी डाल देते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी होता है और लोगों को भी भेजते हैं। दैट्स व्हाई पीपल ट्रस्ट अस। तो अगर डेटा देखा जाए तो लाइक साहब कितने लोग हैं अब वो इस तरफ आ रहे हैं, कितनी रेशो है जो बढ़ती जा रही है इसकी रिगार्डिंग ऑफ व्हाट हाई राइज्ड बिल्डिंग? देखिए इस वक्त कुछ लोगों के पास जिनके पास बहुत कैश है, दे जस्ट वांट टू हैव अ बिगर लाइफस्टाइल कि हमारा 2 या 4 कनाल का घर हो, लेकिन जिनको कंफर्ट चाहिए, जिनको लग्जरी चाहिए, और द पीपल हु हैव लिमिटेड मनी, द पीपल हु डोंट हैव द 100% कैश विद देम, दे ऑलवेज ट्राई टू गो विद द इंस्टॉलमेंट प्लान। तो ये बेसिकली वो तबका जिनके पास 100% कैश अवेलेबल नहीं होता और वो चाहते हैं कि हमें ऐसी प्रॉपर्टी मिले कि हम अपनी मंथली सेविंग्स और क्वार्टरली सेविंग्स जो कर रहे हैं उस पर से अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें। एक तो वो लोग हैं, एक वो लोग हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, जो कि पाकिस्तान कभी कभार आते हैं, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है पूरे घर को मेंटेन करना, उसका थ्रू आउट उसके बिल्स हैं, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। दे जस्ट वांट कि हम आए, हम अपने अपार्टमेंट का लॉक खोलें और वी जस्ट मूव इन, और व्हेन वी मूव आउट वी जस्ट लॉक इट। उसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल चीज है व्हिच इज अ गारंटीड रेंटल रिटर्न ऑन द होटल अपार्टमेंट। हम लोगों ने सबसे पहले 3-4 होटल हैं जिसके अंदर रेडिसन है, रामादा है, बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर है और उसके अलावा स्विस इंटरनेशनल है। इनके भी 2-3 होटल्स हम लोगों ने बेचे हैं। बेनिफिट ये होता है यू गेट 10 to 12% गारंटीड रेंटल ऑन द अमाउंट यू हैव पेड एंड यू गेट 30 वाउचर्स एवरी ईयर टू स्टे। सपोज इफ यू आर एक्सपेट, यू कम टू पाकिस्तान, आप छोटी ईद पे आते हैं, बड़ी ईद पे आते हैं, न्यू ईयर पे आते हैं, मैक्सिमम मोर देन 30 डेज आपका साल पे स्टे नहीं होता। यू गेट अ फ्री वाउचर, यू जस्ट मूव इनटू योर अपार्टमेंट और अ होटल रूम एंड यू स्टे देयर विदाउट पेइंग एनीथिंग एंड यू गेट 10 to 12% रेंटल। सो आपको बेसिकली अगर उन वाउचर्स की कैश वैल्यू देखें और 10 से 12% रेंटल रील देखें, इट्स लाइक 15 to 18% रिटर्न प्लस यू हैव अ कैपिटल गेन। तो 20 से 25% आपको पर ईयर आ जाता है। 4 से 5 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेचा है और लोगों को माशाल्लाह डिलीवरी भी मिली है। एंड ये चीज अभी भी जो भी बाहर से लोग आते हैं या लाहौर के बाहर के लोग आते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और खुश हैं कि हमें टाइमली डिलीवरी हमें मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा लाइक साहब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का भी क़याम अमल में लाया गया है, इसकी पोजीशन क्या है और इससे कितना फायदा होने वाला है इस मार्केट? देखिए दुनिया जहां में जब कोई शहर तरक्की करते हैं, ग्रोथ आती है, तो वहाँ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD एरियाज बनते हैं। हमारा एक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन गुलबर्ग, कलमा चौक के बिल्कुल साथ एक एयरपोर्ट था, वाल्टन एयरपोर्ट, जिसको CBD में कन्वर्ट किया गया है। और ये एरिया बेसिकली गुलबर्ग मेन बुलवार्ड से ये रोड स्टार्ट होती है, इट्स अ लॉन्ग रोड है और ये जाके आगे DHA को टच करती है, वहाँ से ये रोड एयरपोर्ट को चली जाती है। इसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनकी हाइट तकरीबन 500 फीट से लेके 1000 फीट तक है। और ये जिस तरीके से हब बन रहा है, इट्स अ कमर्शियल हब, you have like hotels there, you have shopping malls there, you have basically offices there and smart offices. What I feel कि ये आने वाले 5 से 7 साल में पूरी एक शेख ज़ैद रोड की तरह एक एरिया डेवलप हो जाएगा और ऑल ओवर पाकिस्तान से तो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, इंटरनेशनल बायर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। अच्छा, लास्ट पे बस जाते जाते ही बता दें कि जो कस्टमर्स हैं, कोई भी कस्टमर वो ज़मीन.com का ही इंतखाब क्यों करे, उसी को सेलेक्ट क्यों करे अगर उन्हें प्रॉपर्टी में करना है? ज़मीन.com अच्छा जी, बड़ा ज़रूरी है। जब हम शुरू में काम किया तो डेफिनेटली देयर वर लॉट ऑफ अदर मार्केटिंग कंपनीज इन द मार्केट और लोग डेफिनेटली उनसे वो प्रोजेक्ट्स लेते थे, उनकी डिलीवरी का इशूज था। होता ये था कोई प्रोजेक्ट बिका है तो वो टाइमली डिलीवरी या बहुत ज़्यादा लेट डिलीवर होता था या नहीं होता था। हम लोग क्योंकि थॉरली चेक लगाते हैं डेवलपर्स पे थ्रू आउट, जब उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसके साथ होते हैं, तो मैंने जैसे अभी आपसे जिक्र किया था कि व्हाट वी कमिट वी डिलीवर। हमने जिन जिन डेवलपर्स पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जब डिलीवरी हुई है, जो लोगों ने देखा कि कमिटमेंट से बेहतर हुआ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक अपनी कंपनी है विच इज सिस्टर कंसर्न ज़मीन डेवलपमेंट्स। ज़मीन डेवलपमेंट्स ने क्योंकि लोग भी बना रहे थे, हमने कहा हम भी लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स ऑन टाइम दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने ज़मीन ओपन लॉन्च किया, ज़मीन औरम, ज़मीन कोड्रेंगल, ज़मीन ए स्मॉल। लाहौर में 6 से 7 प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद में है, पिंडी में है। तो उस पर व्हाट वी हैव सीन के लोगों ने जब हमसे बाइंग की, जो क्वालिटी हमने उनको दी है उस पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ यही होती है कि ज़मीन.com इज द नेम ऑफ ट्रस्ट और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल जस्ट से कि जो उन्होंने कमिट किया था उससे बहुत बेहतर दिया। चलें, ठीक है। मतलब अगर आपने अपना घर बनाना है, अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़मीन.com के ज़रिए आप अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तमाम तो जितना भी प्लान था वो लाइक साहब ने हमारे साथ शेयर कर दिया। चौधरी लाइक इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। रियल एस्टेट के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बात करते हैं कुछ शहर की सियासी सूरत हाल की। तो मंगल को दोपहर 2:46 पर शुरू होने वाला ऑपरेशन मंगल की रात भी जारी रहा। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद अदालत के वारंट गिरफ्तारी की तामील और इमरान खान की गिरफ्तारी का ये मिशन था। आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज, वाटर कैनन का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया और पुरतशद्दुद वाक़यात उरूज पर रहे। इस्लामाबाद, पंजाब पुलिस और रेंजर्स दूसरे रोज भी मिशन को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा सकी और बुध के दिन भी पुलिस ने मुतअद्दिद बार ज़मान पार्क की तरफ पेश कदमी की और हर बार पीटीआई कारकुन पुलिस और रेंजर्स को पीछे हटने पर मजबूर करते रहे और कई बार धर्मपुरा पुल और मॉल रोड से आने वाले रास्ते पर पुलिस और कारकुनान का तसादुम भी हुआ। झड़पों के दौरान मुतअद्दिद पुलिस अफसरान जख्मी हुए, पीटीआई कारकुनान भी जख्मी हुए और कई कारकुनान को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस और रेंजर्स इमरान खान की रिहाइशगाह के सामने दोबारा पहुंची तो एक बार फिर सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और इमरान खान कारकुनान की हौसला अफजाई के लिए अपने घर से बाहर भी आए और उन्होंने पुरअमन रहने की तलकीन भी की कारकुनान को। और दूसरी तरफ हमने देखा कि वकला की एक बड़ी तादाद भी इज़हार यकजहती के लिए ज़मान पार्क पहुंची और वहां पर नारेबाजी भी करते रहे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का ज़मान पार्क में ऑपरेशन सुबह 10 बजे तक रोकने का हुक्म दिया गया था, आज 10 बजे तक। और अगर आप 200 फीट पीछे हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त में अदालत के ये रिमार्क्स हमारे सामने आए थे। तो जनाब 10 बज चुके हैं, क्या एक्सपेक्टेड फैसला हो सकता है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी मज़ीद बात करेंगे कि 2 दिन तक ये जो मैदान जंग लगा रहा है ज़मान पार्क के बाहर, इसका क्या हल निकला जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मौजूद है राना इंतज़ार हुसैन साहब, हैं प्रेसिडेंट हैं लाहौर बार के। राना साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है आपके मेरे। मैं भी ठीक ठाक। अच्छा राना साहब, 10 बज चुके हैं और आज 10 बजे का सबको इंतज़ार था क्योंकि कल का जो ऑपरेशन है उसे मुअत्तल किया गया है। तो क्या एक्सपेक्टेड फैसला आ सकता है हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सबकी नज़रें उस तरफ हैं? देखिए, मैटर सब जुड़े से अब मैं ये तो नहीं कह सकता क्या फैसला आ सकता है। मतलब एनालिसिस होता है ना कि अच्छा इस एनालिसिस तरह का ये आ देखिए, सकता कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये किया क्योंकि जो इस्लामाबाद की आपकी कोर्ट है उसने ये फैसला, उसमें जो वारंट इमरान खान साहब के निकाले गए हैं उसके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। अच्छा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि यही एप्लीकेशन लेके आप ट्रायल कोर्ट में चले जाएंगे, मुतल्लिका जज साहब जिन्होंने वारंट्स इशू किए हैं। अब लाहौर में एक इशू डिफरेंट हो गया था कि लाहौर में तो अमन अमान का सूरत हाल पैदा हो गई है। बच्चे हमारे वो जो है वो स्कूल्स नहीं जा रहे, अनसर्टेनिटी की कंडीशन है, अमन अमान का मसला बना दिया गया, ट्रैफिक जैम है, ये वो। तो इन सारी सिनेरियो की वजह से लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशन मूव की गई। आज सुबह 10 बजे तक अभी वो मैटर है वो टेकअप होने जा रहा है। अभी तक टेकअप हुआ नहीं है। ठीक है। आईजी पुलिस भी कोर्ट में मौजूद हैं और वकला साहबान भी जो पटिशनर साइड्स हैं। तो अब जो भी उसके आफ्टर हेयरिंग द आर्गूमेंट जो जस्टिस तारिक सलीम साहब फैसला करेंगे उसके मुताबिक चीज़ों को आगे लेके जाना। इस फैसले के बाद ही पता चलेगा जनाब कि ये मसला ख़त्म होता है या इसके बाद एक मरतबा फिर खुदा न खास्ता जो मैदान जंग हमें 2 दिन पहले जो चीज़ें सारी देखने को मिली हैं वो दोबारा से हो सकता है। तो ये फैसला आएगा उसके बाद ये चीज़ें सारी नज़र आएंगी। अच्छा, दूसरा इंतज़ार साहब, हमने देखा कि कल ज़मान पार्क में 1000 से ज़ायद वकला बरादरी भी वहाँ पर पहुँची थी इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान के साथ। तो इसको किस तरह देखते हैं, इतनी बड़ी तादाद इमरान खान के साथ मौजूद है? देखिए, हमारी लीगल फेटर्निटी सबसे पहले हम अपने मामलात लीगल फेटर्निटी की हद तक देखते हैं। इसके अलावा हर जो हमारा भाई है बार के अंदर उसकी अपनी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है। ठीक है। पॉलिटिकल एफिलिएशन दोस्तों की नून के साथ भी है, पीपल्स पार्टी के साथ भी है, जमात इस्लामी के साथ, लेकिन जितनी इमरान खान के साथ है उतनी नहीं है, पीटीआई की ज़्यादा है इसमें। ठीक है, और ख़ास तौर पे यंगस्टर में ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो इस वजह से वो जो है हमारे जो भाई हैं वो अपनी उस पॉलिटिकल एफिलिएशन और ख़ास तौर पर जो मामला 2 दिन से लाहौर शहर में हो रहे हैं इसमें हर आम शहरी भी डिस्टर्ब है। क्योंकि पुलिस को कोई भी ऐसा एक्शन लेने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि वो अमन अमान का मसला पैदा कर रहे हैं। अच्छा। अब टीयर गैस आप चला रहे हैं, बाकी मामला, अब उस घर के इर्द गिर्द भी लोग रह रहे हैं। ठीक है, वहाँ आपने लाइट्स बंद की हुई हैं, इंटरनेट सर्विस जिनका जीना मुहाल हुआ है 2 दिनों से। क्योंकि इर्द गिर्द काफ़ी वकला सामान दोस्त रहते हैं, वो हमें भी कॉल्स करते हैं मामलात। मगर ये है कि हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। अब एक शख्स के लिए आप सारे शहर को जो आप पकड़ के जैम कर रहे हैं, और जिस तरह का ये मैटर हुआ है वारंट्स का, लाहौर की अदालतों में ये दिल्ली के 1000 वाक़यात से ज़्यादा होते हैं। अच्छा। कोई शख्स पेश नहीं होता, उसके वारंट निकाल दिए जाते हैं।
तो जो क्या इसी तरह पुलिस जाती है उसको गिरफ्तार करने? ऐसा कभी नहीं हुआ, दिस इज एवर फर्स्ट टाइम। मुझे भी 20 साल प्रैक्टिस हो गया है, अच्छा, कभी मैंने हिस्ट्री में नहीं देखा कि इस तरह हुआ हो। मतलब कि इस्लामाबाद की पुलिस भी आई हो, फिर पंजाब की पुलिस भी मुआवनत कर रही हो इस चीज की। आप इसी चीज़ को देख लीजिएगा कि इस्लामाबाद पुलिस, हाँ, अभी चेक कर लें कि इस्लामाबाद कोर्ट्स में कितने लोगों के वारंट निकले हुए हैं और कभी, और वो कितने लोगों के लिए इस्लामाबाद के अंदर भी गए हैं। चले हम बाहर की बात नहीं करते, ठीक है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस्लामाबाद में भी हज़ारों की तादाद में वारंट्स निकले ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे मगर ही कभी नहीं गया। और इस्लामाबाद से आप पूरी फोर्स एसपी की क़यादत में लेके लाहौर आ गए हैं, लाहौर को अपने मैदान जंग बना दिया है, हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, शेलिंग वहाँ पे की जा रही है, इवन कि कल तो फायरिंग भी हुई है। सिंपल एक ये है कि इमरान खान साहब ने जाके श्योरिटी देनी है और मामला जो है वो सॉल्व हो जाना है इस इशू के लिए। दूसरा ये कि केयर टेकर गवर्नमेंट है इस वक्त पंजाब में, उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। वो कहते हैं ना, जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीम टू बी डन। तो अब आगे इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो अब एक इम्प्रेशन दें कि आप गैर जानिबदार हैं और इलेक्शन जो है वो आप इम्पार्शल तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इम्पार्शल है और ख़ास तौर पर इस मामला को देखते हुए अगर वो इनको चाहिए ये था, इसमें कोई शक नहीं कि कोर्ट का जो वारंट है वो चीज़ें एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। मगर यह कि उसमें सिंपल तरीके से जाते, अगर कोई बंदा रेजिस्ट करता है, कुछ करता है, जिस तरह आज इन्होंने FIR दिए, सिंपल FIR देते, इतना लंबा चौड़ा जो है बखेड़ा खड़ा करने का कोई जवाज़ नहीं बनता कि आप, क्योंकि आपने एक इशू बनाने के लिए, अब पीछे भी आपने देखा जिले शाह केस में क्या हुआ, उस मैटर के अंदर भी फिर उल्टा FIR भी उन्हीं ऊपर दे दी गई। तो इन मामलात को थोड़ा मद्देनजर रखना चाहिए। इससे पहले मॉडल का वाकया हुआ, एग्जैक्टली हाँ, और मॉडल टाउन, और जो कल 2 दिन से ये सारा सिनेरियो चल रहा था, और अल्लाह की मेहरबानी है कि इसमें कोई अभी इस तरह का वाकया नहीं हो गया। हाँ। और पॉसिबिलिटी होती है कि कोई जख्मी हो जाए, कोई जान से चला जाए। पुलिस वाले भी पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल ऐसे दूसरे भी पाकिस्तानी, और हमारे ही हैं जवान जो हमारी हिफाजत के ऊपर मामूर होते हैं। लेकिन मगर इसमें बेसिक चीज़ है, हमें ये देखना है शहरियों को लाहौर के, क्योंकि इंटेंशन किसकी क्या है, बस वो मैटर जो है वो क्रिस्टल क्लियर करता है कि इंटेंशन। ठीक है रन साहब, जिस तरह इमरान खान पर 80 से तजावुज़ कर चुके हैं केसेस जो इनके ऊपर बनाई गई हैं, FIRs बनाई गई हैं, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो जो भी गवर्नमेंट है उनकी मर्जी, अगर 80 के बजाय एक सफ़ा लिखना है, अच्छा। आप उसको 800 भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। ये बात ये, इस तरह के मामलात में नुकसान जो है वो पाकिस्तानी अवाम का होता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आप जो मर्जी करें आपस में एक दूसरे के साथ, अच्छा। मगर ये है कि इस तरह के हंगामे, फसादात, पॉलिटिकल इश्यूज़ को पब्लिकली, उसमें पब्लिक तंग ना हो, अच्छा। ताकि मामला जो है स्मूथली चलते रहे। आप देखें 2 दिन से बच्चों का स्कूल का नुकसान हो रहा है, बिजनेस लॉस हो रहा है, बाकी मामला। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि फैमिलीज़ को अनसर्टेनिटी है। तो इन मामला को भी देखने, अल्लाह ना करे किसी की जान चली जाए, जिस तरह वो जिले शाह की उस पिछले मैटर में गई है, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, पुलिस वाले ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इन मामलात को इन्हें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ताकि मामलात, और कोई इतना बड़ा इशू है नहीं है कि जिस केस में गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की जा रही है। सब जिस तरह की सारी सिचुएशन बनती जा रही है और तशद्दुद ज़्यादा माहौल बनता जा रहा है, पुरअमन तो कुछ भी नहीं रहा। कल 2 दिन से अगर आप सिचुएशन देख लें, तो क्या जो अदालत ने एक अहकाम जारी किए हैं वारंट गिरफ्तारी इमरान खान के, क्या वो उनके पास ऑप्शन है कि ये वापस ले सकते हैं? ऐसा हो सकता है? देखिए, ये अदालत का डिस्क्रिशनरी जो है इख्तियार है। एप्लीकेशन उन्होंने वहाँ फाइल कर दी हुई है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस्लामाबाद की कोर्ट में। उस एप्लीकेशन के ऊपर जज साहब ने जो फैसला है वो रिजर्व कर लिया हुआ है, क्योंकि उसमें 18 तारीख है। मेरा ख्याल है खान, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि खान साहब ने भी शायद फैसला करेंगे, इस्लामाबाद की अदालत में जाएंगे। हाँ। दूसरा ये, अगर इनको सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो अदालत को भी चाहिए और इनको भी चाहिए कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें मामलात में पेश हो जाएं। और अदालतों में ये मामलात अब जो हमारा मॉडर्न एरा है इसके अंदर हो रहे हैं, कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग बैठे हैं, वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए अच्छा। मामलात में पेश हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इस मामले को हल करने के लिए, क्योंकि ये तो फिर हर डेट पे इशू बनेगा कि वारंट निकलेंगे, अगर मल्टीपल FIR हैं खान साहब के लिए, तो फिर अभी है कि कभी इस अदालत से कभी उस अदालत से, फिर तो आपका जो कैनाल रोड है वो तो बंद ही रहेगा, फिर समझे कि वो ब्लॉक ही रहेगा। अच्छा रान साहब, आपकी तरफ दोबारा आती हुई एक अहम खबर आई है, इसके ऊपर भी डिस्कशन हम करते हैं कि जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन रोकने के लिए फवाद चौधरी की समाअत पर दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हाईकोर्ट में पेश हुए हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजार किधर हैं? 10 बजे का वक्त था। जस्टिस तारिक सलीम शेख का इस्तफसार सामने आया है। अबू बकर तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात ले लेते हैं। अबू बकर तारिक, बताइएगा इस समाअत के हवाले से।
जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन रोकने के लिए फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है, जिसमें आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में पेश हुए हैं, और जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। वकील जो फवाद चौधरी के हैं, उन्होंने ये अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है, जबकि जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार किधर हैं। 10 बजे का वक्त था। ये आपकी संजीदगी का आलम है कि अभी तक जो है दरख्वास्त गुजार अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर उन्होंने ये अदालत में बताया कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में फैसला महफूज है, जबकि अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 76 पढ़े तो ये कोई मामला है ही नहीं। फवाद चौधरी पीटीआई रहनुमा है अदालत में, वो भी मौजूद हैं। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कानून नहीं पढ़ता जबकि बस बातें ही करते हैं, जिसमें जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ये कहा है कि हर चीज का हल कानून और आइन में मौजूद है, और अजहर सदीक एडवोकेट सेक्शन 76 वारंट से मुतालिक जो है वो सेक्शन अदालत में पढ़ के सुनाया है, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इससे ये कहा कि फरीकैन ने पूरे सिस्टम को जाम किया हुआ है, और अदालत ने फवाद चौधरी से ये मुकालमा भी किया कि कभी आप इस अदालत में आते हैं, कभी आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाते हैं, जबकि अजहर सदीक ने अदालत में ये कहा कि ये सियासी मामला बन चुका है, जिस पर उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि आप दोनों पार्टियों ने ही इसको जो है वो सियासी मामला बनाया हुआ है, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मजीद ये रिमार्क्स दिए कि बस कानून को फॉलो करने की जरूरत है, और सारी कौम को जो है वो इस हवाले से आपने मुसीबत डाली हुई है। इस हवाले से मजीद समाअत जारी है, और अब से कुछ देर बाद जो है वो इस दरख्वास्त पे जो है वो फैसला किया जाएगा। जी ठीक है जी। अबू बकर तारिक हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे इस अहम समाअत के हवाले से। अबू बकर तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। इंतज़ार हुसैन साहब, आपने भी सुना है कि इस्तफसार भी किया गया है जस्टिस की तरफ से, जज की तरफ से, कि कहाँ पर है दरख्वास्त गुजार। 10 बज चुके हैं और वो अभी तक मौजूद ही नहीं है। तो ये किस तरह की चीज़ें होती जा रही हैं, और ये आपको लगता है कि हम लोग किस तरह का एक प्रेसिडेंट हम सेट करके जा रहे हैं कि नई जब गवर्नमेंट आएगी या इस तरह की अगर वारंट गिरफ्तारी निकलेंगे तो तब भी यही होगा, कारकुनान जमा होंगे, पुलिस और कारकुनान में झड़पें होंगी और ये सारी सिचुएशन बनती जाएगी। ये तकलीफ दे हमारा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये जो वैसे ही एक चीज़ जो है वो परवान चढ़ रही है, वो हमारा जो अपने रवैये हैं या मामलात हैं वो हम तशद्दुद की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। किसी से सड़क पे गाड़ी लग जाती है, कोई मामला हो जाता है, तो हमारा जो है वो जो पेशेंस लेवल है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से दूसरा ये कि इस वक्त वाहिद इलाज इन सब चीज़ों का ये है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है कि वो इलेक्शन को है जो फौरी तौर पर करवाया जाए, मगर इलेक्शन अभी तक हमें होते नज़र नहीं आ रहा, और मेरा नहीं ज़ाती ख्याल कि इलेक्शन किसी भी सूरत में होंगे। जो भी सूरत हाल इस वक्त है, जो इंस्पायर्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है, मगर माहौल इस किस्म का है, और जो यहाँ जो उनके इंटेंशन हैं वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो इस वक्त वाहिद हल यही है कि इलेक्शन को करवाया जाए, जो भी पार्टी जीतती है वो आकर चीज़ों को स्मूथली रन करें। देखें इस वक्त जो मुल्क की सबसे बड़ी सिचुएशन है, हमने चीज़ों को पोलिटिसाइज़ कर दिया, सारी एजेंसीज भी इस साइड पर लगी। हमारी इकनॉमिक सिचुएशन, हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप टैक्सेस इकट्ठा करें, एजेंसीज भी उधर लगाएं, मुल्क की इकॉनमी बेहतर करें, फिर ये लड़ाइयाँ दोबारा लड़ लीजिएगा। तो इसलिए जो हमारा प्राइम कंसर्न है हम उससे हट कर इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। कंट्री स्टेबलाइज होगा तो फिर हम आगे चीज़ों को लेके चलेंगे। एग्जैक्टली। और जिस तरह के बहरानों का शिकार हम होते जा रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कराए जाएँ। तो आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है इंतज़ार हुसैन साहब? इलेक्शन हो सकता, मतलब अगले महीने की तो तारीख दे दी गई है। देखें, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये वो इलेक्शन होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन होने चाहिए विद इन 90 डेज़। ये जो है मैंडेटरी प्रोविजन है, मगर इलेक्शन नहीं होंगे। राना इंतज़ार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट हैं लाहौर बार के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और ये सारी सियासत की चीज़ें थी जिनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की है, गुफ्तगू की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, यूँ तो किसी एक घर में ना 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार, कारकुन या सपोर्टर्स होना
ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि इख्तिलाफ राय से ही जमहूरियत पनपती है। अगर पाकिस्तान में आज के दौर की सियासी तकसीम ने ज़ाती पसंद नापसंद को बिल्कुल मुखालिफ सिमतों में धकेल दिया है कि लोग अदम बर्दाश्त से तशद्दुद का रास्ता अपनाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। और अदम बर्दाश्त की ये सूरत हाल है कि लोग अपने लीडरान के बारे में बात तक सुनने को तैयार नहीं है। उनकी अच्छी बुरी सब आदतों के साथ वो इस कदर सपोर्ट करते हैं कि उन्हें अपने कायदीन में कोई गलत चीज़ नज़र ही नहीं आती है। और इस सब से पैदा होने वाली सूरत हाल से परेशानी वो लोग उठाते हैं जो सियासत में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते हैं। अब अगर कल और परसों की ही सूरत हाल पर बात कर ली जाए तो शहर में एक अजीब खौफ व हिरास था कि पता नहीं क्या सानेहा हो जाए। लोग टीवी लगाकर बैठ जाते थे तो उनके तासुरात थे जैसे कश्मीर बना पड़ा हो हमारा ये लाहौर ज़मान पार्क। और इन सब चीज़ों का असर ख़ास तौर पर उन लोगों पर होता है जो कि इसके इर्द गिर्द मुकीम होते हैं। हमारे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं, जो कलीग्स हैं, जो कि ज़मान पार्क की तरफ से ऑफ़िस आया करते थे। पहले तो ये मसला था कि जनाब ऑफ़िस आना कैसे है, क्योंकि सारे रास्ते तो बंद कर दिए गए थे। चले जैसे तैसे करके ऑफ़िस पहुँचे हैं तो अब वापसी पर जान के लाले पड़े हुए हैं कि वापस कैसे जाना है। और इस कदर लोगों का शोर, चीखो पुकार, शेलिंग, फायरिंग के लोगों का अपने घरों में रहना तक बहुत ज़्यादा मुहाल हो चुका था। तो इस कदर शेलिंग और गैसेस का इस्तेमाल किया गया 2 दिन कि रात के औकात में सांस लेने में भी शदीद दुश्वारी का सामना था। तो शहर में अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो आम आवाम के इसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, साइकोलॉजिकली किस तरह हम डिस्टर्ब हो जाते हैं इस सारी सिचुएशन में और किस तरह इसको कॉप अप किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सोफिया सुहेल है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सोफिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। सोफिया, ये जो सारी सिचुएशन हमारे इस शहर में बनी हुई है पिछले 2 दिन से, आपने देखा कि मैं तो कहूँगी कि मैदान जंग लगा हुआ था पिछले 2 दिन से। लड़ाई झगड़ा और शेलिंग की जा रही है, वाटर कैनन से पानी फेंका जा रहा है और क्या क्या नहीं हुआ इन 2 दिनों में। तो इस तरह की सूरत हाल में किस तरह हम साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होते हैं इन चीज़ों से? अच्छा, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि जो भी पॉलिटिकल कंडीशन होती है इसमें सबसे पहले जो होती है इनसिक्योरिटी आती है लोगों में। लोगों को लगता है हम महफूज नहीं है, हाँ जी, कोई भी हमें हिट कर सकता है। और दूसरा खौफ डेफिनेटली Exactly, हाँ और यंग बच्चों में स्कूल आने का प्रॉब्लम, यूनिवर्सिटी जाने का प्रॉब्लम, ऑफिस के प्रॉब्लम। तो हुआ ये कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आया, ठीक है, कुछ लोगों को गुस्सा भी आया, कुछ लोगों को इरिटेशन भी हुई, कुछ लोगों ने इतने इनसिक्योर हो गए कि उन लोगों, आपने देखा कि एकदम से पॉलिटिकल जब चेंज हुआ है सब कुछ, तो क्या हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो काबिल बच्चे थे उन्होंने क्या किया, अप्लाई करना शुरू कर दिया बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में। जब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया कि हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली क्रिएट कर रही हैं कि लोग में इनसिक्योरिटी। तो इनसिक्योरिटी को दूर करने की ज़रूरत है। और ये सारा कुछ इनसिक्योर होकर, जब लोग इनसिक्योर होते हैं तो खौफजदा भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, बेचैन भी रहते हैं और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस का शिकार होते हैं। और जब स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते तो उसका असर ज़्यादा डेफिनेटली हमारी पर्सनल लाइफ पे भी होता है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी होता है। तो इनसिक्योर हैं, खौफजदा हैं और डरे हैं बहुत ज़्यादा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें, हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जितने भी हमारी गवर्नमेंट है, इस चीज़ पे काम करने के क्या इसको हमने किस तरह बेहतर अंदाज इस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, रादर कि शेलिंग की जाए। ज़्यादा शेलिंग का जो आंसू गैस है, ये सब चीज़ें, ये भी एक इंसान की फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत डैमेज करता है। तो इर्द गिर्द के रहने वाले लोग तो ज़्यादा डैमेज होते हैं, हाँ जी, लाइट डिस्टर्ब बंद भी कर है। दी गई, ये सारी चीज़ें की गई। तो हुआ क्या कि बच्चों की हेल्थ, देखिए बच्चों की हेल्थ कितनी मुतासिर होती है, बच्चों की हेल्थ। और दूसरा वहाँ पे जितने भी स्कूल्स थे उनको भी बंद करा दिया गया है। लोग इतने ज़्यादा, ट्रैफिक ब्लॉक्ड है, तमाम तर एरियाज को वहाँ पर बंद कर दिया गया है कंटेनर्स लगा के। देखिए एग्जाम का सीजन है, एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है, बच्चे टाइम पे नहीं पहुँच पा रहे, उसका भी एक स्ट्रेस है। अब जो पेपर लेने वाला उसने तो नहीं देखना कि जी उस दिन ये सिचुएशन थी और पेपर अच्छा नहीं हुआ या वो पहुंच नहीं सका टाइम पे। इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को, बाकी इदारों को भी चाहिए इसको बेहतर अंदाज में हैंडल करें ताकि चीज़ें बेहतर हो, उसके लोगों के लिए साइकोलॉजिकल हेल्थ डैमेज ना हो जाए। मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ क्रिएट मैजिक्स।
तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और सोचें कि जो हम कर रहे हैं क्या ये सही है, क्या इवन दो कि सोफिया हमारे घर में भी हल्का सा झगड़ा हो जाता है, हमारे माँ बाप का इवन के झगड़ा हो जाता है, तो हमारे जो बच्चे छोटे होते हैं उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं कि हम किसको सपोर्ट करें, किसके पास जाएं, कि माँ बाप आपस में इतना झगड़ रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, हमारा कोई भी नहीं सोच रहा। तो जब ओवरऑल अगर देखा जाए कि पूरे शहर में इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, फ़ज़ा एक कायम हो चुकी है जहाँ पे आपको फायरिंग होती भी नज़र आ रही है, तशद्दुद हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, तो ये सिचुएशन उनको कितना डिस्टर्ब करेगी जब वो स्क्रीन पे भी ऑब्वियसली वो देख रहे होंगे। देखिए बच्चों की मेंटल हेल्थ तो बहुत इफेक्ट करती है, खासतौर पर यंग बच्चों की। अब यंग बच्चों में क्यों एकदम से ट्रेंड सेट हो गया, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्यों एकदम से ट्रेंड सेट हो गया कि जी हमें बाहर जाना है। हाँ, एकदम से सडनली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया लोगों ने, बिकॉज इनसिक्योर है हमारा जो पॉलिटिकल जो रजीम चेंज हो रहा है, ये जो भी चीज़ें हो रही है पॉलिटिकल, उसमें हुआ क्या, लोग इनसिक्योर हो गए। लोगों को लगा हमारा मुस्तकबिल नहीं है यहाँ पे, हमें बाहर निकलना है। और ज़्यादा जो काबिल बच्चे थे उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हासिल था, हमारे यहाँ ये कि जो पावरफुल तबका है वो हर चीज़ अपनी ओन कर लेते हैं, और जो हार्ड वर्कर है, जो मिडिल क्लास का जो बंदा है वो सफ़र कर रहा है। तो हो क्या रहा है, बच्चे एक बच्चा बाहर निकलता है वो पूरी सिबलिंग्स को ले जाता है सबको बाहर। तो ये चीज़ आ रही है। इनसिक्योरिटी इज़ द वन ऑफ द मेजर की फैक्टर। इनसिक्योर अगर फॉर एग्जांपल आप इनसिक्योर हैं तो आपको इनसिक्योर है तो क्या होगा, एक स्ट्रेस आएगा, आपको खौफ होगा, आपको डर होगा। तो होगा क्या कि हम कोई भी काम करते हुए, कोई भी स्टेप लेते हुए, या हम जो वर्क प्लेस भी है बेहतर अंदाज में काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो खौफ ये जो रहता है मुस्तकिल, अगर आपकी मिजाज में अपनी आपकी शख्सियत में रहना शुरू हो जाता है, तो ये क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ों में भी कन्वर्ट हो सकता है? देखिए एंजाइटी तो बेसिकली है फोबियाज ना, खौफ है। अच्छा, कोई भी खौफ या कोई भी डिप्रेशन उस टाइम हिट करता है जब हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से डैमेज होना शुरू हो जाती है। हम सब कहीं ना कहीं डरते हैं, हम सब कहीं ना कहीं खौफजदा रहते हैं, ऐसे ही है, नॉर्मल है। लेकिन वो चीज़ें जब इतनी ज़्यादा इफेक्ट करना शुरू कर दें कि हम अपनी ज़िंदगी के फैसले उसके अंदर लेना शुरू कर दें, तो समझिए आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ हिट हो गई है। अच्छा, तो इसलिए ये जो अब मैं क्यों कह रही हूँ कि इनसिक्योरिटी है, लोग सोचते थे जी पाकिस्तान में कैरियर है, हम ये फील्ड ले रहे हैं, हम ग्रो कर जाएंगे, आईटी ज़रा बहुत ग्रो कर रहा है तो हम ये फील्ड। लेकिन हुआ क्या, जब लोग देख रहे हैं कि ये तो हालात भी, सिचुएशन बड़ी ख़राब है, हम कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो लोग क्या कह रहे हैं, मूव कर जाओ, फैसला ले लिया खौफ के मारे। ठीक है, इतना आसान नहीं होता मिडिल क्लास के लिए बाहर मूव करना, बहुत सफ़र करना पड़ता है, लेकिन दे आर डूइंग बिकॉज इनसिक्योरिटी, खौफ, डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। मैं अगर अपने बच्चे को बाहर भेजते हुए ज़मान पार्क की साइड पे आपने नहीं जाना बिकॉज वहाँ पे शेलिंग हो रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो गए हैं। हाँ जी, ऐसे ही। ठीक है, तो ये माइंड सेट चेंज हो रहा है इससे। तो इसको प्लीज़ टैकल करें अच्छे तरीके से ताकि चीज़ें बेहतर हो सके, रादर कि हमारी पूरी सोसाइटी सफ़र हो जाए इससे। तो मतलब हम इंडिविजुअली इसमें किस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं, इन सिचुएशन से निकलने के लिए हमें खुद क्या करना चाहिए? अगर हमारे घरों में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये तो चले एक ओवरऑल सिनेरियो है ना जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे घरों में भी झगड़ा हो रहा होता है, ये इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, तो हमें किस तरह इसको लेकर चलना चाहिए कि हमारे ऊपर ये तारी ना हो और हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट ना करे? अरे सबसे पहले तो पेरेंट्स का अपना रवैया, वन ऑफ द मेजर, ओके, पेरेंट्स का आपस का ताल्लुक बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स का आपस का ताल्लुक बच्चों में हेल्दी माइंडसेट डेवलप करते हैं। ठीक है, पेरेंट्स अगर बिलफर्ज, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पेरेंट जिनके आपस में झगड़ा नहीं होता है, लेकिन उनके साथ जब आप झगड़ते हैं तो उनके सामने बैठ कर सुलह भी करें, ताकि बच्चों को पता हो कि जब पेरेंट्स रहते हैं उसको वो सुलह भी करते हैं। सही, ठीक है, अगर आपने माफ़ी मांगा, अगर कोई एक भी माफ़ी मांग ले तो बच्चों को पता होगा माफ़ करना ज़रूरी होता है रिलेशंस में। तो होगा कि बच्चों का माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत करें और ख़ास तौर पे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो लोगों के लिए हीलिंग का बाइस हो, रादर कि मैस क्रिएट डिस्ट्रॉय करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अल्फाज का इस्तेमाल सिखाया ही नहीं जाता, अल्फाज का इस्तेमाल सिखाया ही नहीं जाता कि आपने किस तरह के अल्फाज का चुनाव करना है, कि अगले सामने करना है, किसके सामने क्या बात करनी है, किस टोन में बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को कहना है कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, मैं से कहूँगी तुम झूठे हो, इट विल हर्ट्स। अगर मैं से ये कहूँ कि नहीं आप सोचो आप गलत बयानी से काम ले रहे हो, इट इम्पैक्ट डिफरेंटली, बात एक ही है। Exactly. हमें पेरेंट्स को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए अल्फाज का इस्तेमाल बेहतर करें। अल्फाज के इस्तेमाल से बहुत मैजिक क्रिएट होते हैं, तो हीलिंग का काम करते हैं। तो प्लीज़
अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, आपस में बातचीत करें, बातचीत से मसाइल हल होते हैं, अदरवाइज मसाइल हल नहीं होते। चाहे पॉलिटिकल बेस पे देख लें, चाहे आप किसी भी आप फील्ड दुनिया की फील्ड में देख लें, जब तक जहाँ पे तसादुम होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू के ज़रिए मसाइल हल किए जा सकते हैं। लेकिन क्या कहेंगी, मतलब पेरेंट्स को भी क्या तजवीज़ आप करना चाहेंगी, टिप्स देना चाहेंगी, अगर उन्होंने चले लड़ना भी है, बहुत गुस्सा आया भी है, तो वो कमरे में भी जाके तो लड़ सकते हैं ना। ज़रूरी है कि बच्चों के सामने उनको ये होता है कि अच्छा बच्चे अगर अपना काम भी कर रहे हैं ना, छोटे बच्चे भी हैं 3-4 साल 5 साल के भी, तो हम उनके सामने लड़ेंगे, वो कौन सा ऑब्जर्व हमें कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कौन सा पता चलेगा कि हम लड़ रहे हैं। तो उनको क्या कहेंगे कि उस एज में भी बच्चे जो है ना, वो सारा कुछ उनके दिमाग में नक्श हो रहा होता है। एग्जैक्टली पेरेंट्स यही सोचते हैं छोटा बच्चा है, इस पर उसको असर नहीं हो रहा, ये सुन नहीं रहा, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। मैं ये इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि आप बहुत ज़्यादा झगड़ा, बहुत ज़्यादा फसाद, अगर आपका बहुत ही इख्तलाफ हो गया तो आप कमरे में जाकर कर सकते हैं। लेकिन उसका होता क्या है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों को जब वो अपने से हस्बैंड वाइफ पार्टनर के साथ जाते हैं, उनको पता लगता है कि झगड़े तो होते ही नहीं, क्योंकि अपने पेरेंट्स से नहीं सीखा होता। हाँ। अगर आपका झगड़ा भी होता है, बच्चों के सामने भी होता है, उनके सामने सुलह भी करें, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, रिलेशनशिप में बच्चों को बताना चाहिए जी हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम डिफरेंट जगह के पौधे जो इकट्ठे हो गए हैं, तो हम सेम माइंडसेट के नहीं हो सकते, हमें इख्तिलाफ राय के साथ रहना है और बेहतर अंदाज में रहना है। तो जब बच्चे ये सीख लेंगे अपने पेरेंट्स से, तो वो जब वो बड़े होंगे तो वो अपने पार्टनर के साथ इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, ओके इट्स फाइन, अगर झगड़े होते हैं तो उनको बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप पेरेंट्स कर लें तो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। पेरेंट्स भी कर ले और हमारे जो लीडर्स हैं वो भी मेरे ख्याल से ये चीज़ कर ले, बिकॉज़ अब अगर देखा जाए तो यूथ है जो लीडर्स को सपोर्ट कर रही होती है, जो सड़कों पर निकल रही होती है, जो उनकी रैलीज़ का भी हिस्सा बनती है, जलसे जुलूसों का भी हिस्सा बनती है, तो वो उनके ऊपर कितना ये इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि आगे जाके उन्होंने हमें रिप्रेजेंट करना है, आगे जाके उन्होंने ही इन्हीं लीडर्स में से एक लीडर बनना है। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी, जो तशद्दुद होगा, जब 2 दिन पहले जो ज़मान पार्क में चलता रहा है सारा कुछ होगा, तो ये कितना उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा, उसके लिए इफ़ेक्ट करेगा उन्हें, और आगे जाके फिर वो किस तरफ जा सकते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, एक तो इमोशनल मैनेजमेंट हमारे यहाँ सिखाई नहीं जाती, हमने अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि हमने बचपन से सीखा ही नहीं होता, इसलिए हमें पता ही नहीं है। ये तो इमोशंस को मैनेज करना बहुत हम लोग उस पे चले जाते हैं, हाई पे चले जाते हैं, या फिर होता ही नहीं है। फिर दूसरा ये कि जो कोई भी सिनेरियो होता है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, उसमें होता है क्या है कि कोई भी चीज़ कभी भी बाउंस बैक नहीं होती, जब उसको बहुत प्रेस किया जाता है फिर बाउंस बैक बहुत ज़्यादा होती है। आप इतना स्ट्रेस जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे उतनी चीज़ें पावरफुल से आएंगी। ये ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अच्छा। आपको जिस चीज़ से रोका जाएगा आप वही ज़्यादा करेंगे। इवन के छोटा बच्चा होता है ना, हम उसको भी घर पे रोकते हैं कि ये नहीं आपने करना। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी, लेकिन वो वही चीज़ करता है। और जो यंग बच्चा है वो ज़्यादा जज्बाती भी है, अंडरस्टैंड भी करता है। जितना आप प्रेस करने की कोशिश करेंगे उतना ही वो बाउंस बैक करेंगे। चीज़ों को ऐसे तरीके से हल करें, तभी चीज़ें बेहतर होंगी हम सब के लिए। लेकिन मुझे ये बताइए सोफिया, बहुत से लोग जज्बाती भी तो हो जाते हैं ना, और जज्बात में आके अग्रेशन उनका निकल आता है, बहुत सी चीज़ें जो है वो फैसला ले लेते हैं जज्बातियत में आके। तो इस चीज़ को किस तरह टेकल किया जा सकता है? इवन के सियासत में भी ये चीज़ें हमारी हो रही होती हैं। अच्छा, अभी आपने इंट्रोडक्शन की आपने बात की कि जी इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपनी लीडर्स की कोई खामी। देखिए, मोहब्बत और इश्क में यही फ़र्क है। जब मोहब्बत होता है उसमें हम खामियां भी देखते हैं, लेकिन जब इश्क होता है उसमें हम खामियां नहीं देखते। अच्छा। हमें एक्सपेक्टेशन का नहीं होता कि हम इश्क में कभी हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो हमें देगा। मोहब्बत में हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें देगा। अच्छा। तो आपने ये देखना ये है कि जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उसमें कहीं इश्क तो शामिल नहीं हो गया। अगर इश्क शामिल हो गया तो नो वन कैन स्टॉप दैट। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ जब जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए जो हमारे लोग हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है, उसको हमने हैंडल कैसे करना है। आपने देखा जो सड़कों पे फ़कीर खड़े होते हैं बेहतर साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो बंदे को देखकर कभी बच्चे की दुआ दे रहे हैं, कभी कपल की दुआ दे रहे हैं, बिकॉज दे असेस द पीपल। तो मुझे ये लगता है कि जो पावरफुल हल्के में लोग बैठे हुए हैं, क्या वो समझते नहीं है कि हमारे मुआशरे के लोगों की साइकोलॉजी क्या है, उसको देखें। अब वक्त अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है लोगों में। लोग अब ये ऐसा नहीं कि आप जो कहेंगे वो मान लेंगे, ऐसा नहीं है। वक्त चेंज हो गया। हम अब बीइंग मैं पेरेंट हूँ, मेरे यंग बच्चे हैं, तो मैं बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर सकती। दे हैव देयर ओन ओपिनियन, दे हैव देयर ओन कॉन्शियस। उनको जब मैं समझाऊंगी दलील के साथ
क्योंकि ग्लोबल विलेज है ये, इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन बेतहाशा है, वो आपको कभी भी आपको कोई इमोशनल फूल नहीं बना सकते। अब वो लॉजिक से बात करते हैं। तो जब आपने का मुकाबला यूथ के साथ है तो लॉजिक से बात करें, लॉजिक मेक सेंस। आप प्रेशर देकर कभी चीज़ें नहीं होती, चीज़ें सिनेरियो जितना मीडिया आगे है, जितना ग्लोबल इंटरनेट बढ़ गया, आप उस तरह चीज़ों को प्रेशराइज करके वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। और एक बात हमेशा ध्यान में रखें, जो चीज़ मोहब्बत और प्यार से हैंडल होती है वो गुस्से से हैंडल नहीं होती। और जो चीज़ हम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, अपने अल्फाज का इस्तेमाल, कम्युनिकेशन से चीज़ों को हल किया जा सकता है। जस्ट थिंक पॉजिटिव एंड वर्क पॉजिटिव। लेकिन इस जज्बात में आके बहुत सारे झगड़े भी होते हैं सोफिया। हम जैसे कारकुनान की ही अगर बात कर ली जाए तो जब दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जब वर्कर्स इकट्ठे होते हैं, कारकुनान इकट्ठे होते हैं, तो झगड़े भी होते हैं, मार कुटाई भी वहाँ पर चल रही होती है। तो ये इश्क फिर कैसा रहा कि आप एक दूसरे के साथ इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर मार कुटाई, इवन के बहुत से लोगों की जानें भी जाती हैं इन सारे सिनेरियोज में? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वही मैंने अभी शुरू में बात की कि हमें जज्बात को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई नहीं जाती, हमें बात को समझाया नहीं जाता कि हमें इस बात को दलील से कैसे समझना है। ठीक है, हमारे यहाँ एक सिनेरियो ये ओवरऑल एक जनरली हमारे पब्लिक का एक सिर है कि जो ऊंचा बोलता है ना वो बात को दबा लेता है, क्योंकि ये पावरफुल है ना, जो पावरफुल है वो सक्सेसफुल है। इसी तरह हमारी टोन जितनी ऊंची होगी हम दबा लेंगे। और मेरा मानना ये है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या मुझे ये लगता है जो जितना ऊंचा बोलता है वो उतना ही गलत होता है, क्योंकि वो अपनी आवाज़ की कोई दलील नहीं होती, वो अपनी आवाज़ को ऊंचा करके अपने आप को ठीक करने की वो साबित करना चाहता है कि मैं ठीक हूँ। तो ऐसा नहीं है, दलील से बात करें, लॉजिक से बात करें, रादर के सिर्फ मोहब्बत में बात करें, आप इश्क में बात करें। अगर लॉजिक होगी तो लोग मानेंगे भी और एक्सेप्ट भी करेंगे, बिकॉज दुनिया चेंज हो चुकी है एंड ऑल द पीपल जो भी हैं उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब वो पुराने वाला दौर नहीं रहा, पुराने वाली चीज़ें नहीं रही, पुराने वाले लोग भी नहीं रहे, इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। सोफिया सुहेल हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सोफिया बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हम किस तरह मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं इन तमाम तर सूरत हाल की वजह से, उस पर हमने बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।